नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सर्दी अच्छी है, गर्मी अच्छी है, बारिश में नहीं है कोई गम और सबका सर चकराने लगता जब आता परीक्षा का मौसम। जी हाँ, जब परीक्षा का समय आता है तो विद्यार्थियों में तनाव बढ़ता है और उस तनाव को हम अनेक परिस्थितियों के माध्यम से समझ सकते हैं। विद्यार्थी परीक्षा से पहले बहुत सी चीज़ें पढ़ के जाता है, रट के जाता है, याद करके जाता है, अभ्यास करके जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि परीक्षा कक्ष में जाते ही उसे वो सारे सूत्र एकदम से गायब हो जाते हैं उसके दिमाग से। आखिर वो क्यों भूल जाता है, क्यों परीक्षा कक्ष में उसको घबराहट होती है, क्यों उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। परीक्षा के समय का तनाव और उसका निराकरण, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर आशुतोष जी पंत। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर आशुतोष जी पंत यूथ काउंसलर हैं तथा कौशल विकास के भी आप विशेषज्ञ हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप युवाओं को काउंसलिंग देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति आज के दौर में विद्यार्थियों के साथ बनती है परीक्षा के समय पर, पुराने दौर में तो ये बात नहीं हुआ करती थी। हम बहुत लोगों से बात करते हैं तो ध्यान में आता है पहले जो बच्चे हैं वो बहुत रफ एंड टफ हुआ करते थे। आज के दौर में बच्चे नाजुक होने लग गए हैं या परीक्षा का भूत वो ज़्यादा डराने लगा है? ये मानसिकता का सवाल है जी। सबसे बड़ी चीज़ कहीं ना कहीं हम इसके अंदर पूरी रूप से जिम्मेदार हैं। हमारी स्कूलिंग, जी। सबसे पहले स्कूलिंग की बात करें तो मात्रात्मक और गुणात्मक दो प्रकार की है। हम मात्रात्मक हो गए यानी क्वांटिटेटिव हो गए। जी। हमें नंबरों के आधार पर बच्चे का असेसमेंट हमने करने की कोशिश करी है, जो कि पूरे देश में एक मानसिकता बन गई है कि जिसके 97-98% मार्क्स है वो बच्चा बेहतरीन है, और बाकी अगर 65-75% रेंज का कोई बच्चा है तो वो एवरेज है उसका, और उससे नीचे वाले का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जीवन में वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये मानसिकता इन सारी चीज़ों के पीछे है, जो सामने दिखती है, नजर आती है, उसके बाद भी कोई कुछ कर नहीं पाता। जो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ अगर बढ़ने लग जाएंगे, स्कूल आपकी क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देगा, जिसके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट उसके करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए जी। और विफलता दिखाना उसके करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, और फियर, स्टेज फियर, ये सारी चीजें उसको दूर करना उसके करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। इसके बजाय वो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं पढ़ाई के ऊपर और ज्यादा डंडा उठा लेंगे, डांटेंगे, पेरेंट्स के साथ कोप अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे इसका स्लाइडर 75 से खींच करके 95 पर आ जाए। पेरेंट भी वहीं सेटिस्फाइड होता है जहां पर उसको लगता है कि हाँ उसके 5 नंबर ज्यादा आ गए तो ठीक है। पेरेंट को भी अपनी सेटिस्फेक्शन का क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा, स्कूल को भी अपनी सेटिस्फेक्शन का क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है एस्केप मेंटेलिटी, यानी आपके अंदर भागने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा, कोई भी दबाव आता है तो उससे भागने के, तो है ना फाइट और फ्लाइट, उसमें फ्लाइट को चुन लेते हैं जी। तो ये जो अवसर को देख करके उसको सामना करने की जो बात है, उसकी बजाय उससे भागने की जो मेंटालिटी, मानसिकता है, वो हमारे अंदर आई है। हमारी पेरेंटिंग, यानी पहली चीज मैंने बताई स्कूलिंग, और दूसरी चीज जो है पेरेंटिंग, ये बदली है, पुराने जमाने में नहीं थी। आप साफ देख सकते हो कि पेरेंट का अब जो एटीट्यूड है वो बच्चे को बचाने का है, पैम्पर करने का है। अधिकांश पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं, और उसको सारी की सारी सुविधाएं ला करके देने का है। वो कहता है मैं किस लिए करता हूं, मैं कमाता किस लिए हूं, बच्चों के लिए। तो बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं, फूल की तरह नाजुक उसको रखने की कोशिश करता है, और यही हमारी पेरेंटिंग की सबसे बड़ी फ्लॉ अभी साबित होती है। मैं काउंसलर हूं, प्रोफेशनल काउंसलर हूं, डेली मेरे पास केसेस आते हैं, तो मैं ये देख रहा हूं मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में फ्लॉ जो है वो पेरेंटिंग में है। जो हमारी अभिभावक है उनकी लालन पालन पोषण में है, वो सुख सुविधाओं से ज्यादा चैलेंज को स्वागत करना की मानसिकता होनी चाहिए कि आप कैसे ना कैसे चैलेंज को फेस करें। तो फिर वो पेरेंट जो अपने बच्चों को मौके देते हैं और कहते हैं कि अगर बिस्कुट तेरे को खाना है तो जा, मैं स्टूल देता हूं, उतार और खा, मुझको भी खिला, बजाय कि तू बैठे रहे बेटा, मैं ला करके तेरे को देता हूं। ये मानसिकता आगे जाके एग्जाम में घातक होती है, और फिर आगे जाके जिंदगी के बहुत सारे मौके आएंगे जिस पर वो घातक साबित हो।
तो आशुतोष जी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि यदि आपने बच्चों को संघर्ष करना नहीं सिखाया, समस्याओं से जूझना उनको यदि नहीं सिखाया, तो वास्तव में वो बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने बिस्किट का और टेबल का भी हमारे समक्ष रखा, बहुत ही सरलता से ये विषय भी रखा कि पुराने दौर में और आज के इस दौर में जिस प्रकार से परिवर्तन आया है, आज हमें इस दौर में, परीक्षा के इस दौर में यदि ये कार्यक्रम भी करना पड़ रहा है, तो वास्तव में ये भी एक विचारणीय विषय है कि आखिर इतना परिवर्तन क्यों आ गया। और इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो कारण है पेरेंटिंग और स्कूलिंग। इनमें जो परिवर्तन आया है, केवल संख्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं, केवल हम संख्या नंबर कैसे ज़्यादा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना कुछ खोया जा रहा है, यदि उसका विचार नहीं होगा तो विद्यार्थियों के लिए भी मुसीबत का सबब बनने वाला है। आशुतोष जी, आपसे चर्चा ये करेंगे कि जिस प्रकार से विद्यार्थी पूरी तैयारी करके और परीक्षा कक्ष में जाता है, 2 बार 3 बार रिवाइज भी करके जाता है, लेकिन फिर भी सामान्यतः विद्यार्थियों से बात होती है तो अनेक विद्यार्थी ये कहते हैं ये विषय तो मैं 4 बार पढ़ के गया था, लेकिन जैसे ही पेपर सामने आता है और सब कुछ खाली हो जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है, घबराहट हो जाती है और जो कुछ उसने 3 बार 4 बार भी तैयार कर लिया था वो भी भूल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण इसके पीछे है तनाव जी। जो स्ट्रेस जब आपके पूरे दिलो दिमाग पे छा जाता है तो आपकी जो याददाश्त है, मेमोरी है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आपको याद है सब कुछ, यकीन मानिए सब कुछ आपके दिमाग में है, लेकिन वो डिलीवर करने से पहले तनाव उसको सब कुछ खराब कर देता है। तो इसलिए वो कहते हैं ना, लाइफ में और आराम तो आइडियाज आते हैं। तो आराम यानी रिलैक्स्ड अगर आप माइंड है आपका, तो आप डिलीवरी अच्छी कर सकते हैं। तो पहली चीज तो तनाव से मुक्त होकर के परीक्षा देनी चाहिए। उसके मैं टिप्स आज आपको बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जी। लेकिन कारण बता रहा हूं अभी कि उसका कारण पहला तो है तनाव जी। दूसरा याद करने के तरीके, उसके भी मैं टिप्स आपको बताऊंगा कि किस तरीके से याद करें कि वहां पर याद आ जाए। और तीसरा कारण है फूडिंग। आप सोचते होगे खाने पीने से याद आने का क्या लेना देना है जी। बहुत बड़ा लेना देना है। एंटीऑक्सीडेंट्स उसके लिए बड़े जिम्मेदार हैं। अच्छा। तो इन तीनों चीजों को एक स्टेप बाय स्टेप अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो कारण पहले सबसे पहले तो आपने जिस प्रकार से ये कारण बताया और आपने ये विषय रखा कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, और इसमें भी सबसे रोचक बात ये है कि भोजन में भी कुछ परिवर्तन करके और आप अपनी परीक्षा में जो परफॉर्मेंस है उसको ठीक कर सकते हैं। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों तक सबसे पहले ये जानकारी पहुंचे कि आखिर खान पान में क्या कुछ परिवर्तन करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी रिसर्च ये बताती है कि जितना हैवी फूड आप लेते हो एग्जाम टाइम पर, वो आपके लिए ठीक नहीं होता। खास तौर पे आप जब रिकॉल करना चाहते हो मेमोरी की चीजें, याद आपने किया, याद नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति के अंदर आपको हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए एग्जाम टाइम पर जी। इतना खाना जितना आपके लिए आवश्यक है, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, विटामिन की मात्रा अच्छी हो, दैट्स ऑल अबाउट इट। फैट कंटेंट्स कम होना चाहिए, यानी पिज्जा, बर्गर या फिर जो फास्ट फूड की कल्चर है, थोड़े दिन के लिए, मैं नहीं कहता हूं हमेशा छोड़ दीजिए। एग्जामिनेशन टाइम पर जब आप प्रिपरेशन करते, वैसे तो विद्यार्थी न कुतो सुखा, सुखार्थी न कुतो विद्या कहा जाता था हमारे, तो विद्यार्थी को एक तपस्या का जीवन माना जाता था। लेकिन फिर भी आज अगर बच्चा लेना चाहता है, नॉर्मल लाइफ में ले सकता है, लेकिन एग्जाम टाइम पे उसको हल्का खाना खाना चाहिए। चीज जैसी चीजें स्पेशली जो बर्गर में, पिज्जा में अच्छी होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव ये रहा है कि इन दौर पे उनको एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा लेना चाहिए। सलाद जी, जो हरी सब्जियां जो है ना, कच्चे सलाद के अंदर आप हल्का नमक डाल करके, मसाला डाल के खाते, बहुत अच्छा है। नींबू, आंवला, इसका उपयोग ज्यादा कीजिए, ये एंटीऑक्सीडेंट है, रिच जी। और साथ साथ में ग्रीन टी अगर आप पी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन टी का उपयोग करने से आपके पास एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छी बढ़ती है। फ्री रेडिकल्स जो पूरे शरीर में घूम रहे हैं, वो आपको तनाव देते हैं जी, और वो ही आपके एग्जामिनेशन में बाधक भी साबित हो सकते हैं। यानी फूडिंग कुल मिलाकर के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नमक, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक की प्रचुर मात्रा लेनी चाहिए, जितनी मात्रा आपको आवश्यक है उतना आप सलाद में, अलग चीजों में ले सकते हैं। आंवला खाइए, बहुत फायदा करेगा इस दौर के अंदर आपको, और नींबू पानी पीजिए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
तो आशुतोष जी ने बताया कि किस प्रकार से खान पान में परिवर्तन करके, थोड़ा सा परिवर्तन करके भी आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने विषय को बहुत शीघ्रता से याद कर सकते हैं। और इसमें एक तत्व की बात भी इन्होंने बताई कि वास्तव में विद्यार्थी का जो काल है, विद्यार्थी का जो समय है, वो समय तो तप का समय है। और हमारे यहाँ सनातन परंपराओं में जिस प्रकार से आश्रमों की व्यवस्था थी, तो ये जो प्रारंभ में जो विद्या अध्ययन का जो काल होता है, इसमें चाहे राजा का बेटा हो या रंक का, उनको गुरुकुल में जब जाते थे समान रूप से शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था, एक समान ही सुख सुविधाएं भी उनको मिलती थी। और हमारे यहाँ आख्यानों में भी ये कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण भी हमारे यहाँ बताए गए हैं। और यदि विद्यार्थी इसके आधार पर चलता है तो किसी प्रकार का कोई तनाव जैसा विषय उसके जीवन में नहीं रहेगा। आशुतोष जी, आपने जिस प्रकार से बताया कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए या स्ट्रेस फ्री एग्जाम ये ऐसा हो जाए, उसके लिए ये भोजन में परिवर्तन की बात तो हुई, लेकिन पढ़ाई के तौर तरीके में भी क्या कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए? लाइफ स्टाइल सेकेंड पार्ट है, लाइफ स्टाइल चेंजेस, और थर्ड पार्ट में मैं पढ़ने के तरीके बताऊंगा। तो सेकेंड पार्ट है लाइफ स्टाइल चेंजेस। इस समय आपको क्या करना, आपके घर में एक तो कभी भी बिस्तर में पढ़ाई ना करें। नॉर्मली लोग बिस्तर में बैठ के पढ़ते हैं। ये अक्सर होता है कि विद्यार्थी जैसे पुस्तक हाथ में लेता है तो नींद आ जाती है उसको, तो उसके लिए बिस्तर में पढ़ाई नहीं करे। आराम का जो मामला है उससे फिर आपका कंसंट्रेशन का फर्क आता है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है, आप एक टेबल और चेयर की व्यवस्था करें। उस टेबल चेयर को ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर कहीं ना कहीं फ्रेश एयर आ रही हो जी। खिड़की, बालकनी, इसके आसपास लगाएं उस चेयर को, ताकि फ्रेश एयर आनी है। मैं वापस बार बार कह रहा हूं, ऑक्सीजन ही वो खेल है बंधुओं जो कि सारा का सारा खेल चेंज करेगी, गेम चेंजर साबित होगी। मैंने एंटीऑक्सीडेंट खाने में बताए, अब ऑक्सीजन अधिक लेने का भी तरीका बता रहा हूं। तो इसलिए जब आप पढ़ाई करें तो वहां पर फ्रेश एयर आनी चाहिए उस जगह पर, और सीधी कुर्सी पर बैठ करके सीधे पोस्चर के ऊपर आप पढ़ाई करेंगे। आप खुद ध्यान देंगे कि आपके रिकॉल कैपेसिटी में, मेमोरी कैपेसिटी में वृद्धि हुई है, कंसंट्रेशन बढ़ा है। दूसरी चीज, आप क्योंकि बिस्तर आपने छोड़ा, दूसरी चीज जो आपके पास सबसे बड़ी आती है बात, सुबह उठना। सुबह ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ये प्रामाणिक तथ्य है। और उस समय आप 15 मिनट घूमने जाइए, बाहर निकल जाइए। 15 मिनट की टेंशन मत कीजिए, यार 15 मिनट जाऊंगा तो 15 मिनट खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, ये आपके काम आने वाले 15 मिनट की वॉक करके छत पे वॉक कर दीजिए। अगर आसपास गार्डन नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो शाम को छत पे वॉक कर दीजिए और वॉक करके बैठिए। उस समय फेफड़े आपके फूलेंगे, सिकुड़ेंगे, अधिक ऑक्सीजन की मात्रा आपके अंदर बॉडी में खून के माध्यम से ब्रेन तक जाएगी। तो दूसरा, ये लाइफस्टाइल चेंज आपको करना है। तीसरा, शाम के समय आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी उपासना पद्धति को मानते हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू हैं या ईसाई हैं, आप उस जगह पर अपनी एक जगह पर बैठ करके जिनको भी आप मानते हैं उस शक्ति की उपासना 3 से 5 मिनट करें जी। ये विश्वास, बिलीफ जो है, ये आपको बहुत बड़ा संबल देगा एग्जामिनेशन में जी। तो ये आंख बंद कर लीजिए, कोई मंत्र, कोई उच्चारण की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां जाकर उस स्थान पर बैठ करके आप आंख बंद कर लीजिए। 3 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए, उसके बाद आप खोलेंगे आंख तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आपका कंसंट्रेशन एनहेंस करेगा। और नहाते समय शावर का इस्तेमाल इस समय करना है, और बाल्टी से लोग नहाते हैं, अगर कोशिश करें कि आप जब बाल्टी से नहाएं तो पहले पाँव में पानी डालें, फिर धीरे धीरे पानी को ऊपर सर तक ले जाएं। डायरेक्ट सर नहीं डालना है सर पे, ठीक है। तो ये 2, 4, 5, 7 चीजें हैं जो शावर का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। इससे एक्यूप्रेशर होगा, उस समय आपको बहुत सारे रिलैक्सेशन मिलेगा जी। और आशुतोष जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि लाइफस्टाइल में इस प्रकार के परिवर्तन करके भी आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। पढ़ने के बारे में भी आप कुछ बताने वाले थे कि पढ़ने में कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, क्या नई चीज़ें करनी चाहिए कि बहुत जल्दी, जिस प्रकार से विद्यार्थियों को रहता है एक पेपर हुआ, दूसरे पेपर के बीच में 2 दिन का गैप है, उस 2 दिन में सारे कोर्स को उनको रिवाइज करना है, इतनी जल्दी कैसे क्या कर पाएंगे? सारी टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ आज आपको, नोट कर लीजिए ध्यान से, क्योंकि प्रोफेशनल काउंसलर हूँ और मैंने ये देखा है कि 99% सब बच्चों को इसका फायदा मिला है। 10,300 लोगों की काउंसलिंग कर चुका हूं अब तक, इंडिविजुअल 1 to 1। सो इसलिए मेरा जो अनुभव है उसका आधार पर बताता हूं आपको क्या करना। जब याद कर रहे हैं तो आप ग्राफिक बना के याद कीजिए,
चित्र बना करके याद कीजिए। चित्र के बाद चित्र, कई बार इतिहास के कुछ चीजें याद नहीं होती, तथ्य याद नहीं होते, और वो कहते कितनी बार रट लें यार, और याद हो जाए तो भूल जाते हैं वहां पे जाके। ग्राफिक मेमोरी रिकॉल जल्दी करता है, तो चित्र बना करके तीर का निशान लगा, इसके बाद ये घटना हुई, इसके बाद ये घटना हुई, उसका चित्र बनाइए। चित्र ज्यादा देर तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होता है और याद रिकॉल जल्दी होता है। दूसरा, कोई कहानी बना लीजिए, कोई स्टोरी बना लीजिए। उस स्टोरी को हम भी बचपन में किया करते थे। कोई टफ टॉपिक है, उसको किसी कहानी या कविता के माध्यम से याद करने की कोशिश कीजिए। कहानी जल्दी याद हो जाती है। ऐसा हुआ तो राजा ने उसको मार दिया, फिर उसके बाद उसका बेटा हुआ और उसके बेटे ने उसका ये सक्सेसर बना। इस तरीके की कोई कहानी बनाइए और कहानी के माध्यम से याद कीजिए। ये जल्दी आपको याद होगा पढ़ने के इन तरीकों में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सवाल है। ज्यादा प्रैक्टिस, मोर यू लर्न। आप सोचे मैथमेटिक्स को पन्ने पलट पलट के पढ़ेंगे तो सब भूल जाएंगे। अच्छा, तो इसमें क्या ये भी ठीक है कि हमने जब पढ़ाई की उस समय हमारे को बताया गया कि रंगों के नाम आपको याद करने हैं, सब जो जिस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है उसमें रंग होते हैं, पूरे क्रम से यदि आपको याद करने हैं तो किसी ने बताया एक सूत्र कि बैनी आह पीनाला, ये एक बना दिया पहले अक्षर से, वैसे बैंगनी बैनी नीसे नीला आसे आसमानी। क्या इस प्रकार का तरीका सही आप कह रहे हैं। मैंने जो बताया एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, जी। तो वही बिल्कुल वही बात है। कहानी बनाई आपने, वो उसके शुरुआत के अक्षर पकड़ करके वो आप याद कर लेते हैं। लोग विबग्योर याद करते हैं, आपने बैनी पिनाला कर दिया तो विबग्योर। तो वो एक स्टोरी है, वो स्टोरी बहुत कारगर साबित होती है। लोग पूरी की पूरी आवर्त सारणी याद कर लेते हैं, पीरियोडिक टेबल इसके तरीके से। तो वो अच्छा है, कारगर तरीका है, सिद्ध तरीका है। तो आशुतोष जी का कहना है कि एक तो पढ़ने के तरीके को भी रोचक बनाना पड़ेगा, उनको कहानियों के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से यदि आप कनेक्ट कर पाते हैं, उनको जोड़ पाते हैं, तो वो आपकी स्मृति में भी स्थायी रूप से रहने वाली बात है। और हमारा मस्तिष्क भी, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं, हमारा मस्तिष्क भी अंकों को, अक्षरों को कम पढ़ता है, वो चित्रों को ठीक प्रकार से समझ पाता है। यदि आपने चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपने यदि पढ़ाई की है तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। साथ ही इन्होंने इस चर्चा में एक बात यह भी कही कि आप अपने आप पर विश्वास अवश्य रखिए कि आपने यदि याद किया है तो वो आप उसको परीक्षा कक्ष में भी ठीक उसी प्रकार से डिलीवर करके आने वाले हैं। किसी प्रकार से घबराहट की बात नहीं है, किसी प्रकार से कोई जल्दबाजी वाला विषय भी नहीं रहता। बहुत आराम से आप प्रश्न पढ़िए और विश्वास रखते हुए उसका उत्तर दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने भी इस विषय में कहा है, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास, अपने कार्य पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास, बस यही सफलता का मूल मंत्र है। और इसी प्रकार की बातें आशुतोष जी के माध्यम से आ रही हैं कि आप सुबह घूमने के लिए जाइए, शाम को 5 मिनट जिस भी शक्ति की आप उपासना करते हैं उनका स्मरण कीजिए, उनको ध्यान में रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके परिणाम भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। आशुतोष जी, ये तो कुछ बातें इस प्रकार की हुई कि क्या कुछ करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, अपनी दिनचर्या में कैसा क्या परिवर्तन करना चाहिए। बहुत से दर्शकों का ये भी मन में यूँ भी बात रहती है कि ये सब करना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन कौन सी बातें हैं सामान्य दिनचर्या में जो सामान्य रूप से हर कोई करता है और हमें परीक्षा के समय वो नहीं करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए वो क्या क्या बातें हो सकती हैं? जैसे मैंने भी आपको बताया, बिस्तर पे पढ़ाई नहीं करनी है जी, किसी हाथ पोस्चर आपका प्रॉपर रहना चाहिए पढ़ते समय का। और खान पान के संबंधित नई बातें बताएं कि आपको इस तरह के हैवी जो फूड है उसको इस समय अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों को, ऋणात्मक बातें इस समय दिमाग में नहीं लानी चाहिए। जितनी भी मैं नहीं कर सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो अब शायद नंबर मेरे बहुत कम आएंगे, आप ऋणात्मक बातों को छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर 5 नंबर आपके कम भी आ गए, जीवन ने आपके लिए जो दिशा तय कर रखी है उस तय से आपको, तय दिशा से आपको कोई नहीं रोक सकता। वो तो मिलनी ही मिलनी है। आपको सर्वश्रेष्ठ देना है। आपके नंबर अच्छे आए बुरे आए इसका फर्क नहीं है, सर्वश्रेष्ठ मेरे को देना है। उसके बाद फिर जो भी हो वो उसके ऊपर छोड़ देना, जो होना है वो होना है। पर मुझे 100% मेरी अगर कैपेसिटी, मेरे घड़े की कैपेसिटी जितनी है उतना पानी तो मुझे पूरा भरना है। इतना भी नहीं कि छलक जाए और इतना भी नहीं कि घड़ा खाली रह जाए। तो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सारी पूरी तैयारी उस समय करनी है। इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन प्रोग्राम्स और सारी चीजें जो हमारे बड़े लोग कहते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल इस समय बिल्कुल नहीं करना है। आपको
मैकेनिकली भी, टेक्निकली भी, साइंटिफिकली भी, हर स्थिति के लिए वो आपके लिए अभी ठीक नहीं होगा। पर आशुतोष जी, बहुत से विद्यार्थी तो वर्तमान दौर में पढ़ाई ही मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये मजबूरी है। हम सब मानते हैं कि कोविड काल में हमें एग्जामिनेशन भी मोबाइल में देने पड़े, ये सर्वश्रेष्ठ तरीका कभी नहीं माना गया, लेकिन ये तो मजबूरी है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल किताब का है तो वही चीज मोबाइल में उपलब्ध है और किताब में भी है, तो बेहतर है किताब से पढ़िए। अगर कोई पढ़ाने वाला शिक्षक मौजूद है मोबाइल पे तो उससे पढ़िए, उसको दूर रखिए अपने आप से, मोबाइल को थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर रखिए। बेहतर है थोड़ा बड़ा स्क्रीन हो, यानी लैपटॉप का हो तो बेटर है मोबाइल से, क्योंकि रेडिएशन का भी फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं है तो मोबाइल को आप दूर रख करके पढ़ सकते हैं। पास रख के पढ़ने वाले जो भी अगर आपके पास है उसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंटेड वर्जन को पढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि आप डिजिटल वर्जन को उस समय ज्यादा कंसंट्रेट करके डिजिटल वर्जन पढ़ रहे हैं तो स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए। तो आशुतोष जी का कहना है कि परीक्षा के दौर में जहां तक हो सके आपको डिजिटल स्क्रीन से भी दूरी बना के रखनी है। यदि बहुत आवश्यक है तो भी शरीर से उसकी दूरी, इसका अवश्य ध्यान रखें। आशुतोष जी, एक बात तो सामान्यतः अभिभावकों के मन में बार बार में आती है परीक्षा के समय पर कि बच्चों को खेलने दिया जाए या नहीं खेलने दिया जाए, खेलने दिया जाए तो क्या खेलने दिया जाए, कहीं चोट तो नहीं लग जाएगी परीक्षा के समय पर, या एक प्रकार से माहौल, वो घर में जो पढ़ाई का ही माहौल है उससे वो बच्चा बाहर निकलेगा तो कहीं उसकी पढ़ाई में तो कोई तकलीफ नहीं होगी, कहीं उसके दिमाग में वो जीत हार वही तो नहीं चलती रहेगी। इस बात को लेके बहुत से अभिभावक उधेड़-बुन में रहते हैं। ये प्रश्न खासतौर पर अभिभावकों के लिए है कि उन्हें बच्चों को मैदान में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, खासतौर पर परीक्षा के समय पर। देखिए, खेलना बहुत ज़रूरी है और बस इसका स्केड्यूल एग्जाम टाइम पे कम कर दीजिए, लेकिन खेलना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और दवाइयाँ लोग पहुंच जाते हैं, तो ये हमारे लिए दवाई का काम करता है। वो खेलने से उसका मानसिक रूप से भी वो फ्री होता है और शारीरिक रूप से भी उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। लेकिन उसका समय 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रहे, जिसमें वो नहीं खेलता है तो आप उठिए और मुंह में पानी भरिए, पूरा पानी मुंह में भरिए और उसके बाद मुंह को धोइए। मुंह में पानी भरा रखिए और मुंह धोने के बाद उस पानी को थूक दीजिए। इससे आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं। घूम के आ जाइए छत पर, अगर खेल नहीं सकते तो भी घूम के आ जाइए, लेकिन लगातार 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज्यादा की सिटिंग नहीं देनी चाहिए। 1-1.5 घंटे की सिटिंग के बाद फिर उठ जाइए और फिर बीच में चेंजेस कीजिए। हल्के फुल्के गेम्स, पिंग पोंग का बैट और लेकर के वो टिक 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 अगर आप कर सकते हो, छोटा कैचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो जो अपने आप खेल सकते हो, ऐसे छोटे छोटे गेम्स को आपको खेलना चाहिए और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पे वापस आ जाना चाहिए। तो वास्तव में ये भी एक बहुत ही अच्छा विषय आशुतोष जी के माध्यम से आया है कि आपको खेल से पूरी तरह से दूरी नहीं बनानी है। आप यदि खेलते रहेंगे तो खेल भी, ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रेस बूस्टर होते हैं, स्ट्रेस को समाप्त करने वाले होते हैं खेल भी, और खेलों के माध्यम से भी जिस प्रकार से आपका स्ट्रेस कम होता है, आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपकी याददाश्त भी बढ़ती है। खेल जीवन का बहुत अभिन्न अंग है और परीक्षा के समय ये सावधानी रखनी जरूर आवश्यक है कि कोई इस प्रकार का खेल नहीं खेलें जिसमें चोट लगने की संभावना हो। छोटे छोटे प्रयोग आप इंडोर गेम्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, आउटडोर गेम्स भी आप अपने आप भी खेल सकते हैं, साथियों के साथ भी छोटे छोटे खेल खेल सकते हैं। आशुतोष जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जिस विषय को लेकर हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था, पुराने दौर की और वर्तमान दौर की जिस प्रकार से स्थितियों में परिवर्तन आया है, रफ एंड टफ जिस प्रकार से लोग हुआ करते थे, विद्यालयों में भी एक अलग तरह का माहौल था, आज का माहौल अलग है। क्या इस सब में ऐसा लगता है कि शिक्षा पद्धति का भी जो परिवर्तन हुआ है, पाठ्यक्रमों में जो परिवर्तन हुआ है, या पढ़ाई के माध्यम जो बदले हैं? पिछले दौर में, पुराने समय में अंग्रेजी माध्यम बहुत कम हुआ करता था, अब अधिकांश विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में ही हैं। ये जिस प्रकार की शिक्षा का परिवर्तन हुआ है, क्या ये भी एक बड़ा कारण है तनाव का? नहीं, बहुत बड़ा सबसे बड़ा कारण यही है। और उसके लिए लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बोर्ड और बिल्डिंग ये कभी शिक्षा के स्तर तय नहीं करते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो अपनी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मेथोडोलॉजी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसलिए इंग्लिश मीडियम जरूरी हो गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वजह से, यह आवश्यक है। लेकिन मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए
तो इसलिए बच्चों को समझना, एनसीईआरटी जो सिलेबस है सब जगह इंप्लीमेंट हो गया, तो अब कोई स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई में फर्क नहीं रह गया। आप तो स्कूलिंग तलाशिए, जहां बेहतर स्कूलिंग हो रही हो वो ऐसे स्कूलों को आपको आइडेंटिफाई करके वहीं जाना चाहिए। याद करिए, अर्जुन का कोई नंबर किसी को याद नहीं थे, लेकिन अर्जुन की धनुर्विद्या सबको याद रही। तो कौशल महत्वपूर्ण है, कौशल आधारित स्कूलों का चयन होना चाहिए, कौशल आधारित ही हमारी पद्धति होनी चाहिए। फिर उसके नंबर 97 आए तो बहुत अच्छी बात है, और 65 आए तब भी अच्छी बात है। कौशल आधारित हमारी शिक्षा होनी चाहिए, कौशल आधारित हमारी शिक्षा होनी चाहिए। और जिस प्रकार से उदाहरण आशुतोष जी ने दिया है कि अर्जुन को कितने अंक प्राप्त होते थे ये याद नहीं रखा जाता, याद ये रखा जाता है कि अर्जुन क्या करता था, अर्जुन को धनुर्विद्या के लिए याद किया जाता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सी स्किल में वो निष्णात हैं, कौन सा कौशल उनके अंदर है। केवल डिग्री से काम नहीं चलने वाला है। और जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में आशुतोष जी ने टिप्स भी बताए और ये भी विषय आया कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका भी अभ्यास आपको निरंतर करना चाहिए। और हमारे यहाँ अनेक बातें इस प्रकार की हैं जो आपको निरंतर सदैव प्रेरित कर सकती हैं। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि कोई विद्यार्थी यदि एक कक्षा में थोड़ा कमजोर रह गया है तो अगली कक्षा में वो उसको ठीक कर सकता है। ये भी कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। पत्थर पर भी एक रस्सी निशान कर देती है यदि वो निरंतर आती और जाती है। तो यदि आप निरंतर पढ़ते रहते हैं तो आप अपने अंक भी अच्छे ला सकते हैं और आप जड़मती से सुजान भी हो सकते हैं। और यदि परीक्षा के समय पर तनाव आता है, यदि कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी आती है जो आपकी घबराहट का कारण बनती है, तो उनसे घबराइए मत, समस्याओं का सामना कीजिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन सूत्र वाक्यों को यदि याद रखेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा के तनाव से भी आप पार पा जाएंगे। परीक्षा का तनाव और निराकरण, इस विषय पर आशुतोष जी आपने हमारे स्टूडियो में आके बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स भी विद्यार्थियों को दिए, अभिभावकों के लिए भी नई नई जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।